हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई क्वेश्चन बैंक सीरीज का सेट 20 देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 19 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म कौन सा है। पहला है चेन्ना बांग्लादेश, मिल्पा रोडेशिया जिसे आप जिम्बाब्वे के नाम से जानते हैं, लदांग मलेशिया, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में सवाल पूछा गया था। बात करें पहला ऑप्शन के बारे में, दे रखा है चेन्ना बांग्लादेश। ये कथन बिल्कुल यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश में झूमिंग खेती को या फिर स्थानांतरणशील कृषि को चेन्ना के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। जबकि बी कथन गलत है, ध्यान रखिएगा। मिल्पा जो कि एक स्थानीय तौर पर स्थानांतरणशील कृषि का नाम है, जो कि मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको में इसे स्थानीय तौर पर जानते हैं मिल्पा के नाम से। ठीक है, तो बी कथन गलत है, ध्यान रखना है। मिल्पा मलेशिया, माफ़ कीजिएगा, मैक्सिको, कहाँ पर, मैक्सिको या फिर मध्य अमेरिका में कहा जाता है झूमिंग खेती को मिल्पा। ठीक है, तो ये कथन गलत है। वहीं बात करें सी कथन के बारे में, दे रखा है लदांग जो कि मलेशिया में कहा जाता है, ये भी कथन सही है। स्थानांतरणशील कृषि का स्थानीय नाम देखेंगे कि मलेशिया में क्या है, क्या कहा जाता है, लदांग कहा जाता है, तो ये भी कथन सही है। तो ए और सी कथन सही है, अर्थात यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सही युग्म है, तो डी कथन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, अलग अलग देशों में झूमिंग खेती को या झूम खेती को अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश में चेन्ना के नाम से जानते हैं, जबकि मलेशिया में लदांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। बाकी भी पॉइंट यहाँ दे रखा है, जिसे देख सकते हैं। यहाँ पर थाईलैंड में तमराई के नाम से जानते हैं, जबकि म्यांमार में तुंगिया के नाम से जानते हैं, कांगो में मसूने के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखनी है। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान से, झूमिंग कृषि को मलेशिया और जावा में क्या कहा जाता है, लदांग कहा जाता है। जावा और मलेशिया इन दोनों जगह पर झूम कृषि को लदांग के नाम से जानते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में झूम खेती को क्या कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में झूम खेती को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है कुमारी, दीपा, पोडू, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया था। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, याद रखिएगा, दीपा। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में झूम खेती को दीपा के नाम से जानते हैं या कहा जाता है। ठीक है, जबकि कुमारी केरला में या फिर पश्चिमी घाट में, कहाँ पर, पश्चिम घाट में कहा जाता है इसे, स्पेशली हम कह सकते हैं केरल। जबकि पोडू ये आंध्र प्रदेश में इसे कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश में झूम खेती को पोडू के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, भारत के किस उत्तरी पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है। सवाल है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण कहाँ है। नागालैंड, मिजोरम, ध्यान दीजिएगा, नागालैंड, मिजोरम या फिर मेघालय, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 में ये सवाल पूछा गया था। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर मिजोरम, ध्यान दीजिएगा। भारत के मिजोरम में जनजातीय जनसंख्या का संकेंद्रण सर्वाधिक है। यहाँ पर अब देखेंगे तो जनजातीय जनसंख्या 94.4% देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण कहाँ है, मिजोरम में है। यहाँ पर 94.4%
देखने को मिलता है जनजातीय जनसंख्या। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं किसका, उत्तर पूर्वी राज्य का, ये भी ध्यान रखना है आपको, है ना। उत्तर पूर्वी राज्यों में मिजोरम में जनजातीय जनसंख्या का संकेंद्रण सबसे अधिक है, यहाँ पर 94.4% देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं बात करें मेघालय में 86.1% देखने को मिलता है, जबकि नागालैंड में आप देखेंगे तो यहाँ पर नागालैंड में 86.5 देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप देखेंगे मिजोरम यहाँ पे सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पूछा गया था जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर एवं मृत्यु दर समान हो, या फिर जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो, या फिर जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो, या एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 1 to 5 के एग्जाम में यह पूछा गया था। ध्यान से देखिए क्या होगा इसका आंसर, फिर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म दर, है ना, जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो। ठीक है, जन्म दर क्या होना चाहिए, कम हो चलेगा, लेकिन मृत्यु दर अधिक होनी चाहिए, तो इससे जनसंख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, जन्म दर भी कम है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि जन्म भी क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं, और मृत्यु दर भी अधिक है, तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है ना। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस ऑप्शन से जनसंख्या बढ़ जाएगी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, आप लोग का सवाल है कि जनसंख्या बढ़ जाएगी यदि, ऑप्शन जो दिए गए हैं 5 ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को आंसर बतानी है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। चलिए इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। जन्म दर जाहिर सी बात है कम होगा, यानी कि बर्थ रेट कम है, और डेथ रेट क्या है, वो अधिक है, यानी ज़्यादा लोग मर रहे हैं और कम लोग जन्म ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या घट जाएगी। ठीक है, आसान सा सवाल था, थोड़ा सा तो सोचना ही था उसमें। चलिए अगला सवाल है कि जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। कौन से कारक है 3 मुख्य कारक जिसमें जनसंख्या में परिवर्तन आता है। तो पहला ऑप्शन है जन्म, मृत्यु और विवाह, दूसरा ऑप्शन में है जन्म, मृत्यु और प्रवास, तीसरा ऑप्शन में है जन्म, मृत्यु एवं जीवन प्रत्याशा, एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया था। तो बात करें यहाँ पे पहला ऑप्शन के बारे में, दे रखा है जन्म, ठीक है, जनसंख्या में परिवर्तन हो सकता है, मृत्यु से भी हो सकता है, लेकिन विवाह से नहीं हो सकता। ठीक है, अगर विवाह होता है तो उससे जनसंख्या में परिवर्तन कैसे हो सकता है। ठीक है, जितना जनसंख्या उतना अभी भी रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद है जन्म, ठीक है, सही है, मृत्यु भी सही है, प्रवास भी आप देखेंगे कि जनसंख्या में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग अगर किसी दूसरे देश में चले जाएं, दूसरे देश से लोग कुछ लोग हमारे देश में आ जाएं, तो इससे भी क्या होता है, जनसंख्या में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये कारक हो सकते हैं। ठीक है, तीनों यहाँ पे सही दिख रहा है। सी का में दे रखा है जन्म, ठीक है, मृत्यु भी सही है, जीवन प्रत्याशा से जनसंख्या परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास, इससे जनसंख्या में परिवर्तन होते हैं, और ये 3 प्रमुख कारक हैं जनसंख्या में परिवर्तन के, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। अगर किन्हीं को ये पता नहीं है कि जीवन प्रत्याशा क्या है, तो एक लाइन में समझा दूँ यहाँ पे कि जीवन प्रत्याशा क्या है। ठीक है, सिंपल सा लाइन में समझिए, है ना। किसी व्यक्ति के जीने की अपेक्षित वर्षों की संख्या से है, सिंपल सा चीज़। ठीक है, किसी भी देश में देखेंगे कि जीवन जीने की जो अपेक्षित जो वर्षों की जो संख्या होती है ना, उसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं। जैसे अनुमान औसतन आप देखेंगे किसी भी देश में कि जीवन प्रत्याशा 72 साल होता है, यानी लगभग लोग वहाँ 72 साल जिंदगी जीते हैं। जैसे हमारे देश में बात करें औसतन मान लो 62 साल है, मतलब एवरेज यहाँ पे लोग कितने जीवन जीते हैं, 62 साल। ठीक है, तो उस देश को वो जीवन प्रत्याशा कहलाता है, यानी जितना दिन आप जीते हैं, है ना, तो औसतन जो निकलता है उस देश का, वो उस देश का जीवन प्रत्याशा कहलाता है। तो इसमें जनसंख्या परिवर्तन से तो कोई संबंधित नहीं है ये चीज़। ठीक है, तो ये होना तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं। ऑप्शन है
लिंगानुपात, साक्षरता दर, जनसंख्या घनत्व एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है ना। चलिए, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर व्यक्त किया जाता है, अर्थात एक वर्ग किलोमीटर अगर ऐसा है, अगर मान लेते हैं ये एक वर्ग किलोमीटर है तो इसमें कितने लोग निवास करते हैं, है ना। मान लेते हैं अगर 10 लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, या फिर मान लो 17 लोग निवास करते हैं, कितने लोग, 17 व्यक्ति इस एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं औसतन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा कि इस यहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में हम लोग जानते हैं कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर औसतन एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 17 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है, बताना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। ऑप्शन है गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में सवाल पूछा गया था। सही आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गोवा राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। यहाँ पे नगरीकरण आप देखेंगे तो लगभग 62.2% है। ठीक है, एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य भी गोवा ही है, ये भी आपको याद रखनी है। क्षेत्रफल के मामले में गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है एवं यह सबसे छोटा समुद्री तटरेखा वाला राज्य भी है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किसमें पाए जाते हैं, बताना है। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन है संख्या के पिरामिड, जीवभार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जीवभार का पिरामिड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जीवभार का पिरामिड उल्टा तथा सीधा दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। अगला सवाल है, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है पोषक स्तर के प्रथम उपभोक्ता, उच्चतम पोषक स्तर के उपभोक्ता, या फिर उत्पादक, या फिर एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्पादक। आइए समझते हैं कैसे। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पिरामिड है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे नीचे क्या होता है, उत्पादक होता है। ठीक है, उत्पादक, और उत्पादक में किसे शामिल किया जाता है, जो भी प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, और इनका जो ऊर्जा स्तर होता है वो 100% होता है, 100%। ठीक है, अब इसका उत्पादक का जो भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो कौन इस्तेमाल करेंगे, तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, कंज्यूमर होंगे। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता में आप देखेंगे कि यहाँ पे हस्तांतरण कितना होगा, कितना एनर्जी का, ऊर्जा स्तर का, तो सिर्फ 10%। 10% मतलब 100 का 10% निकालेंगे कितना आएगा, 10%। ऊर्जा स्तर का हस्तांतरण आप क्लास 10 में पढ़े होंगे कि ऊर्जा का हस्तांतरण जो होता है सिर्फ एक स्तर से दूसरे स्तर में 10% ही हो पाता है। ठीक है, तो 100% का अगर 10% निकालेंगे तो 10% निकलेगा। ठीक है, जैसे 100 का निकालेंगे 10% तो कितना निकलेगा, तो ये 10% ही निकलेगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से फिर द्वितीयक का स्तर में हम लोग जाएँ या फिर द्वितीय उपभोक्ता के बारे में बात करें, है ना, द्वितीय उपभोक्ता, तो यहाँ पे फिर कितना जाएगा, तो 10% का भी 10% निकालेंगे तो निकल करके आएगा सिर्फ 1%।
ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ऊर्जा हस्तांतरण कैसे हो रहा है, सिर्फ 10% हो रहा है। फिर यहाँ पर जाएंगे तृतीयक उपभोक्ता में, तृतीयक उपभोक्ता में हम जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ देखेंगे 0.1% ही ऊर्जा का हस्तांतरण हो पाता है। ठीक है। उत्पादक में हमने क्या कहा, उत्पादक में हम देखेंगे कि पेड़ पौधे शामिल किए जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स आते हैं इसके अंतर्गत, पेड़ पौधे। प्राथमिक उपभोक्ता में किसे शामिल किया जा सकता है, तो पेड़ पौधे कौन खाते हैं, जैसे बकरी, हिरन, है ना, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब द्वितीय उपभोक्ता में फिर कौन आएगा, तो देखेंगे कि बकरी हिरन को फिर कौन खाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि सियार खा जाएगा। ठीक है, तो सियार द्वितीय उपभोक्ता कहलाएगा। ठीक है, अब सियार को कौन खा सकता है, जैसे बाघ, शेर, तो ये क्या कहलाएगा, तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, तो ऊर्जा का जो हस्तांतरण हो रहा है वो सिर्फ कितना हो रहा है, 10%। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर उत्पादक को कोई खा रहा होगा, ठीक है, तो इसमें एनर्जी कितना ज़्यादा ट्रांसफर हो रहा है, 10%। यानी सबसे देखेंगे कि उत्पादक में के बाद जो प्राथमिक उपभोक्ता है उसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा जाएगी। अब बकरी हिरन को कौन खा रहा है, सियार, तो सियार में इसका जितना भी इसमें एनर्जी होगा सिर्फ 10% ऊर्जा, तो उसका सिर्फ 10% यानी कि 1% ही इसमें जा पाएगा। और सियार को कौन खा रहा है, बाघ खा रहा है, तो इसके बाद सिर्फ एनर्जी लेवल कितना जा रहा है वहाँ पर, सिर्फ 0.1%। ठीक है, ऊपर आप सर्वाहारी को भी आप ले सकते हो, अभी कुछ जैसे कि ले सकते हैं जीव, जो क्या बोलते हैं उसको, जीवाणु वगैरह ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ऊर्जा स्तर का एक तो इसका देखेंगे कि हमेशा सीधा रहता है। ठीक है, अब ऊर्जा स्तर कभी ऐसा नहीं होगा कि ऐसा बन जाए, ठीक है, मतलब उल्टा ट्रायंगल ऐसा बनेगा, ऐसा कभी नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, है ना। इस बार फिर देखेंगे प्राथमिक उपभोक्ता उससे कम, फिर द्वितीय उपभोक्ता उससे भी कम, तृतीय उपभोक्ता इससे भी कम। तो पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा, ऊर्जा स्तर का सीधा बनता है। इसलिए सवाल आता भी है कि ऊर्जा स्तर हमेशा कैसा होता है, उल्टा, सीधा या दोनों, है ना, इस तरीके से पूछा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा ऊर्जा स्तर जो होता है हमेशा सीधा पिरामिड बनाता है। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि खाद्य श्रृंखला में, ये हमारा क्या है, खाद्य श्रृंखला ही है, एक दूसरे जीवों को कैसे खाते हैं। तो ये खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है, तो ये उत्पादक का होता है, जहाँ पे 100% होता है। ठीक है, अब इसको इस्तेमाल करने वाले जैसे जैसे जाएंगे ऊपर बढ़ेंगे तो उसके एनर्जी लेवल मतलब कम होता चला जाएगा। ठीक, ऊर्जा स्तर मतलब कम होगा। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, सीमित संसाधन, एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में ही सवाल पूछा गया था। सही आंसर होगा इसका सी ऑप्शन, सीमित संसाधन। जनसंख्या की वहन क्षमता सीमित संसाधन के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, जनसंख्या की वहन क्षमता, जनसंख्या की वहन क्षमता मतलब क्या, जनसंख्या के भार जो है ना, कैसे हम वहन कर रहे हैं, उसकी क्षमता को कैसे, बोझ कैसे संभाला जा सकता है। तो ये सीमित संसाधन से, अगर संसाधन कितनी है, जनसंख्या की वहन क्षमता उसी पर डिपेंड करता है ना, कि संसाधन कितने हैं, कितना आपके पास, संसाधन के अकॉर्डिंग ही तो जनसंख्या की वहन क्षमता वहन कर पाएगा। जैसे कहने का मतलब एक ट्रक है ना, तो ट्रक में आप कितना लोड करेंगे, तो ये तो डिपेंड करता है किस पर, कि जनसंख्या, ये हमारा जो गाड़ी है ना, जो भी ट्रक वगैरह होगा, इसकी क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, उसी के आधार पर ना इस पर आप लोड देंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ भी कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो सीमित संसाधन के द्वारा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, जब जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है और फिर धीरे धीरे रुक जाती है तो ऐसी स्थिति को पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता कहते हैं। जनसंख्या की वहन क्षमता पारिस्थितिकी तंत्र के सीमित संसाधनों के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है, बताना है निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है। तो हमने बताया था ना कि खाद्य श्रृंखला कैसे काम करती है, कि एक जंतु दूसरे को कैसे कैसे खाता है, किस तरीके से, है ना। तो आप देखेंगे कि इस खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले प्लांट आते हैं, प्लांट को खाने वाले देखेंगे कि किसको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, फिर द्वितीय उपभोक्ता, जो प्लांट को खाने वाले जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे कि बकरी है, हिरन है, उसको फिर कौन खाएगा, फिर उसको खाने वाला फिर कौन है। ठीक है, तो इस तरीके से
आपको बताना है कि खाद्य श्रृंखला कौन सी है। तो देखिए, घास कौन खाएगा? हिरन खाएगा। ये थोड़ा सा हरिन लिखा गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। घास को कौन खाएगा? हरिन। हरिन को क्या खाएगा? बाघ। तो ये खाद्य श्रृंखला हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। दूसरा देखिए, घास। घास को कौन खाएगा? मछली। और मछली को कौन खाएगा? गाय खाएगा? नहीं, ये कथन गलत दिख रहा है, क्योंकि गाय हमारा क्या है? गाय आप देखेंगे कि घास खाती है, ठीक है, तो ये कथन गलत है। फिर घास खरगोश खा सकता है? बिल्कुल खा सकता है। फिर खरगोश को क्या हाथी खाएगा? नहीं, ये भी गलत है। दोनों आप देखेंगे, खरगोश और हाथी, ये दोनों क्या है? ये दोनों कह सकते हैं कि मतलब कह सकते हैं कि प्लांट कह सकते हैं, या फिर दोनों प्राथमिक उपभोक्ताएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा श्रृंखला है, तो पहला ही कथन सही दिख रहा है, सिर्फ ये ऑप्शन। घास। घास को कौन खाएगा? हरिन खाएगा। हरिन को कौन खाएगा? तो बाघ खाएगा, ठीक है। ये खाद्य श्रृंखला का एक अच्छा सा प्रारूप दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम का क्या तात्पर्य है, ये आपसे पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो सिंपल सा याद रख लीजिएगा यहाँ पर, इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, निलंबित कणिका तत्व। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम का प्रयोग होता है। एसपीएम का क्या तात्पर्य है? तो एसपीएम का तात्पर्य है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसका हिंदी में बोलते हैं निलंबित कणिका तत्व, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बताना है कि निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है गोंडी तमिलनाडु, भगवान महावीर बिहार, बल प्रक्रम मेघालय एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी तैयारी 3.0 में सवाल पूछा गया था। तो देखिए, बात करें पहले गुंडी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये आपका चेन्नई में स्थित है, अर्थात तमिलनाडु, बिल्कुल सही है, ठीक है। बी कथन दिया हुआ है भगवान महावीर, ठीक है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान ये गोवा में है, ना कि बिहार में, ठीक है, ध्यान रखना है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? गोवा में। तो ये कथन गलत हो गया। सी कथन दे रखा है बाल प्रक्रम, ठीक है, ये बाल प्रक्रम होना चाहिए था, ठीक है। बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान ये मेघालय में है, तो ये भी सही है। पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान ये गोवा में स्थित है, याद रखिएगा। ये बीपीएससी तैयारी 3.0 में सवाल पूछा गया था, ठीक है। चलिए अब देखिए, कितने आसान आसान जो भी राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में नहीं पूछा जा रहा है, थोड़ा सा डीपली पूछा जा रहा है, जो कि कभी आप पढ़े भी नहीं हैं। तो इस तरह के सवाल कोशिश कीजिए कि जी लेवल जो है क्वेश्चन को छोड़ करके जो थोड़ा सा आउट ऑफ जो चीज़ें दिखती है ना, उसको याद किया कीजिए अब, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। चलिए, तो आसान सा सवाल है कि साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी किस राज्य में है? केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इससे अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केरल। ये तो आसान सा सवाल पूछा गया था बीपीएससी थियरी 3.0 में। देखिए, कुछ सवाल इजी भी पूछे जाते हैं, कुछ सवाल टफ भी पूछे जाते हैं। तो इजी तो सभी कर लेते हैं, है ना। तो टफ जो क्वेश्चंस होते हैं मेरिट वहीं बनता है, ठीक है। तो मेरिट में कैसे बनेगा? मतलब है कि जो थोड़ा या तो डीपली पढ़ रहा होगा, या तो किसी का किस्मत से तुक्का लगाया और उसका सही निकल गया और किसी गलत निकल गया, तो वहीं पर हो जाता है खिला फिर सारा, है ना। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अगला भी मेहनत कर रहा है, तुक्का वो भी लगाया, तुक्का आप भी लगाए, तुक्का उसका लग गया, आपका नहीं लगा। ऐसा भी होता है कि नहीं? बिल्कुल होता होगा, आप लोग महसूस भी करते होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं जो सब करके आ रहे हैं। जो ये टफ क्वेश्चन होता है तो कोई कहता है कि सर मेरा हम तुक्का लगाए, मेरा सही हो गया, कोई कह रहा है हम तुक्का लगाए, गलत हो गया। तो भैया जो तुक्का लगा करके आया जैसे सही उसी का होगा ना, तो फिर तो यहाँ तो किस्मत की बात हो गई ना। वो पढ़ के गया था ना आप पढ़ के गए थे। लोग कहते हैं नहीं किस्मत कुछ नहीं होती, मेहनत करना। मेहनत तो हम भी तो किए थे, वो मेहनत किया है, लेकिन तुक्का जो लगा तो हम तो कहेंगे ना थोड़ा किस्मत भी काम साथ देता है ना। तो कोशिश वैसे फिर भी हम लोग करना चाहिए, हम लोग किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, मेहनत पर डिपेंड होना चाहिए, ना कि लक पर। और ये भी सच चाहिए कि लक उसी का साथ देता है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है। तो चलिए फिर फिलहाल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल, ठीक है।
हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और भी इंक्लूड हम करना चाहेंगे कि ऐसे इजी, ये हो गया इजी क्वेश्चन, और ये इजी क्वेश्चन में भी अगर आप गलत करके आ रहे हैं, टफ क्वेश्चन है तो वो तो गलत हो ही रहा है, और साथ में आप इजी क्वेश्चंस को भी अगर ये जल्दबाजी में या जो भी कहें आप उसमें गलती करके आएंगे तो कभी सिलेक्शन होगा? इम्पॉसिबल, फिर भूल जाइए। तो इजी क्वेश्चन को तो कभी गलत करना ही नहीं है। अगर इजी क्वेश्चन अगर आप गए एग्जाम में और इजी से इजी क्वेश्चन में दो भी गलती करके आए तो समझिए कि होना आपका संभव नहीं दिख रहा, फिर वहाँ वो मुश्किल है कि सिलेक्शन हो पाएगा, है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप 0.1 मार्क्स से भी अगर पीछे है ना तो सोचिए कि कितने लोगों से पीछे हैं, तो यहाँ तो 2-2 नंबर की बात हो रही है। तो एग्ज़ाम में ऐसी गलती आप कदापि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा सोच समझ करके एग्जाम में बैठिए और टेस्ट पहले ही लगाइए। टेस्ट से ही आपको पता चलता है कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं, उससे सुधार कीजिए। हम लोग टेस्ट देने क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेस्ट का मतलब यही है कि एग्ज़ाम से पहले आपका जो खामियां हैं वो निकल जाए, एग्ज़ाम में वो खामियां दूर हो जाए, है ना। चलिए लेते हैं अगला सवाल। और ये भी ध्यान रखिएगा साथ में कि शांत घाटी साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है, यह पलक्कड़ जिलों में स्थित है। वर्ष 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ठीक है। अगला सवाल है, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा प्रदूषक है? CO2 है, या फिर वाटर वेपर या जलवाष्प है, SO है अर्थात सल्फर ऑक्साइड है। यहाँ पे वैसे टाइपिंग मिस्टेक है, O2 होना चाहिए था, ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड होना चाहिए था। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 होना चाहिए था, ठीक है। एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर SO2। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, साथ ही साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है। ये सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल के रूप में वर्षा में शामिल होते हैं। और अम्लीय वर्षा का pH कितना होता है? 4.2 से लेकर के 4.4 के बीच में होता है, ठीक है। इससे कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा माना जाता है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? ऑप्शन है चीड़ के जंगल, झाड़ियों के जंगल, बांस के जंगल, या फिर सदिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। BPSC TRE 3.0 में सवाल पूछा गया था। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर C ऑप्शन, ओएक फॉरेस्ट या फिर बांझ के जंगल, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां ओएक फॉरेस्ट या फिर बांझ के जंगल में निवास करती हैं, ठीक है। C ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में किसकी सुरक्षा दी जाती है? ऑप्शन है केवल जंतु जात को, या फिर संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, या फिर केवल पादप जात को, या फिर एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा B ऑप्शन, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। राष्ट्रीय उद्यान में संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा दी जाती है। B ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। अगला सवाल है, क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनिष्ट होता है? ऑप्शन है बीटा मॉलिक्यूल्स, ओजोन मॉलिक्यूल्स, हीलियम मॉलिक्यूल्स, या फिर अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओजोन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन जब वातावरण में मुक्त होते हैं तो यह ओजोन अणुओं का क्षरण करता है। समताप मंडल में यह 65 से लेकर के 110 साल तक ये रह सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापारिक नाम फ्रियॉन है, ये भी आप याद रख सकते हैं। CFC का उपयोग 2/3 भाग रेफ्रिजरेटर में तथा 1/3 भाग फोम इंसुलेशन उत्पाद के रूप में होता है, ठीक है। और ये सवाल कहाँ पूछा गया था? BPSC TRE 3.0 6 to 8 के एग्जाम में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, या फिर मकर रेखा पर, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा E ऑप्शन,
ये ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय विस्तृत रूप से होता रहता है, लेकिन यह अवक्षय अंटार्कटिक क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ काफ़ी बड़े क्षेत्र में ओजोन की परत काफ़ी तली हो गई है। ओजोन क्षेत्र पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर के बीच समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 19 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।